हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ये अप्लीकेबल होगा आपके देखने के टाइम के ऊपर। आप कब देख रहे हो इस लेक्चर को, उसके अकॉर्डिंग आपको ये गुड मॉर्निंग या फिर आपको आफ्टरनून है कि इवनिंग है, वो अप्लीकेबल हो जाएगा। चलो ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस ना करते हुए मैं हूं शुभांशु मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद शुभांशु मिश्रा पर। काफी टाइम के बाद मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ आप सबसे ओवर द यूट्यूब, बिकॉज आजकल मैं थोड़ा सा अपनी लाइव क्लासेस को लेकर के वो उसमें टाइम दे देता हूँ तो बच नहीं पा रहा है ना। बट फिर भी आई एम ट्राइंग कि ये रात के टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपको दूं, डिलीवर करूँ। सो गाइस, आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो रहने वाला है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स के अंदर में हम लोग धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक उठाएंगे, कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, रूल समझेंगे और थियरीज अंडरस्टैंड करेंगे, और ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे और धीरे धीरे सिलेबस खत्म कर लेंगे। ठीक है। आज हम इनकम टैक्स के इस डिस्कशन से पहले कुछ आपको विशेष बातें बता दें। पहली चीज, आपको अपने पास रखनी है अपनी बुक। वो किसी भी राइटर की हो, मायने नहीं रखता। एक नोट्स रखनी है और एक पेन रखनी है। क्यों? बीच बीच में आपको नोटिंग भी करना है जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मेन मेन कीवर्ड्स। बिकॉज आप बुक पढ़ने बैठोगे ना तो उसमें काफी लेंदी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो बेटर है कि आप साथ में एक बुक रख लो, एक नोटबुक रख लो और पेन रख लो, ताकि आपको सारी चीजें इसी वक्त क्लियर होती चली जाए, है ना। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलो स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलो, आप पूछोगे सर ये कहां से आपने शुरू कर दिया। मैंने कहा ये कहीं और से नहीं शुरू किया है मेरे भाई। ये आपको मैंने पहले पहले लेक्चर में सोर्स ऑफ इनकम बताया था। उसमें बताया था इन सोर्स को कई हेड्स में बांटा गया है। ये हेड्स जो बांटे गए थे ये 5 थे। याद हो अगर आपको तो वो पांचों हेड्स के नाम बताओ। इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, चौथा प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसको पीजीबीपी बोलते हो, ये पबजी नहीं है, ध्यान रखना। और इसके बाद क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इस तरह से हमने आपको 5 हेड बताया था। उस पांचों हेड में सबसे पहले मैं पिकअप कर रहा हूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। घर की इनकम, एक घर से कमाई गई आमदनी को कितना इनकम टैक्स में कैसे टैक्स करते हैं, वगैरह वगैरह बातें डिस्कस होंगी ओवर दिस पीरियड, है ना। तो चलो अभी हम लोग करना अपना डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी से पहले व्हाट वी मीन बाय द हाउस प्रॉपर्टी। घर क्या है, हाउस प्रॉपर्टी क्या है, तब तो इस पे टैक्स लगाएंगे। तो सिंपल सी इसकी एक मीनिंग निकल के आती है। क्या क्या? हाउस प्रॉपर्टी कहलाने के लिए इनकम टैक्स कहता है कि कोई भी हाउस एंड लैंड अटैच्ड, आप पूछो ना सर बुक में लिखा है अपर्टिनेंट, मैंने कहा वही चीज है ना, अटैच्ड देयर इन, उस घर को या घर से अटैच्ड कोई पर्टिकुलर लैंड। जैसे मैंने एक घर बनाया, ये मेरी ड्राइंग इतनी ही अच्छी है, एक घर बनाया, इस घर के आसपास ये पूरी जगह वो गार्डन टाइप का है ना। तो घर और घर के साथ साथ ये गार्डन वाली जगह भी हाउस प्रॉपर्टी मानी जाती है। ठीक है। इससे मिलने वाली इनकम भी क्या होती है? एचपी के अंडर में टैक्सेबल आएगी। चलो दूसरी कौन सी शर्त है? शर्त नंबर सेकेंड, ओन्ड बाई असेसी। असेसी मतलब क्या? टैक्स पेयर, जिसके लिए हम टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करने वाले हैं, इसी आदमी का ये घर होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि किसी और का घर और किसी और के नाम पे टैक्स, है ना। तो जिसका घर उसको टैक्स, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तीसरा कॉन्सेप्ट, ये घर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बिजनेस। देखो कहीं बिजनेस में तो नहीं यूज कर लिया, हो सकता है घर मेरे ही ओन में है, मैंने ही ओन किया है, मैं ही टैक्स पेयर हूं, और ये घर, घर के साथ ये जगह, ये सारी मेरी ही है। बट मैं इस घर को ना यूज करता हूं, अपनी खुद की पान की दुकान लगाता हूं। क्या सर आप पान भी बेचते हैं? यस मैं बेचता हूं। चलो, तो वो घर, वो घर के साथ अटैच्ड लैंड
ओन जो मैंने खुद ने किया है, ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो असेसी ने उसमें अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो, गोडाउन की तरह यूज करता हो। तो क्या क्या ख्याल रखना है, वो घर पहली चीज, वो उससे उसके साथ अटैच्ड लैंड सेकंड चीज, ओन्ड बाय द असेसी हो, और तीसरी चीज असेसी ने बिजनेस में यूज ना करा हो। क्यों बिजनेस में यूज करोगे तो ये बेटा टैक्सेबल हो जाएगी आपकी एचपी में नहीं, बल्कि ये आपके पबजी में सो कॉल्ड है ना, पीजी बीपी में प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम फिर हो जाएगी। तो यहां टैक्सेबल ना होकर के यहां टैक्सेबल हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान था, समझ में आया होगा। बट हाँ, अब ओनर में कौन कौन आता है, तो ओनर का कॉन्सेप्ट ओन्ड बाय द असेसी बड़ा ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। बड़ा ही बड़ा मतलब क्या, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चाहे आप सीए कर रहे हो, चाहे सीएस कर रहे हो, चाहे एलएलबी कर रहे हो, चाहे बीकॉम कर रहे हो, हर जगह पे इसको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट माना गया है। तो आओ डिस्कस कर लेते हैं ये क्या है। थोड़ी सी जगह मैं खाली कर लूं ताकि मैं आपको वो ओन्ड बाय असेसी वाला कॉन्सेप्ट समझा सकूं पूरी तरह से। ओन्ड असेसी इंक्लूड्स डीम्ड असेसी। जब शब्द आता है डीम्ड असेसी या डीम्ड ओनर कुछ भी, तो आप घबरा जाते हो, इसको असेसी ना करके ओनर लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अंदर केवल ओनर नहीं, माना गया ओनर भी आता है। कौन सा ओनर माना गया, एक सेकेंड, जिसको हमने असेसी की तरह ही मानना हो, है ना। अब ये कौन कौन से केस होते हैं सर जरा सा बताना। मैंने कहा बिल्कुल बताने के लिए ही तो आया हूं, बताता हूं। पॉइंट नंबर 1, मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलो हर एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, मेमोरी टेक्निक भी दूंगा, याद करा के छोड़ूंगा यहीं पे। ट्रांसफर्ड अंडर, नहीं नहीं चलो इसको यहां ट्रांसफर टू वाइफ या स्पाउस फॉर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगला क्या है, ट्रांसफर्ड टू चाइल्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। फिर क्या है, ट्रांसफर्ड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसको फुल फॉर्म आप लोग लिख लेना, टोपा एक्ट। मैंने लिखा है कुछ कारण से, कुछ कारण वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। ट्रांसफर्ड अंडर द टोपा एक्ट। और क्या है, इम्पार्टेबल असेट्स। इस पे बहुत अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं, बस एक सेकंड वेट कर लो। इम्पार्टेबल असेट्स और क्या था, असेट्स या स्टेट। चलो अब इसके बाद और एक पॉइंट कोई तो छूट रहा है, मैं देख लेता हूं, एक बार चेकआउट कर लेता हूं। हाँ, लीज फॉर मोर देन 12 ईयर्स। ये मंथ नहीं है, ध्यान देना, ये मंथ नहीं बल्कि क्या है, ईयर। चलो मैं हर एक पॉइंट का एक एक मतलब जो है वो समझाना शुरू कर देता हूं। मतलब नंबर 1, किसका, मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इसके अंदर बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। इन सारे फ्लैट्स का एक अकेला मालिक होता है ना। इन सारे फ्लैट्स का एक अकेला मालिक मालिक होता है, वो किराए पे चढ़ाता है या फिर लीज पे देता है। तो क्या मान ले कि ये आदमी घर का मालिक नहीं है। देखो मैं ही एक आदमी हूं, मेरे पास फ्लैट नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। 1 में मैं रहता हूं, 2 एंड 3 एंड 4 मैं किराए पे दे के बैठा हूं। तो क्या मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है। आपने कहा सर आप कहां बच के जाओगे, इनकम टैक्स के लंबे लंबे हाथ, कानून के हाथ लंबे होते हैं। तो लंबे लंबे हाथ ये पकड़ के खींच के निकालेंगे और बोलेंगे भाई टैक्स तो देना पड़ेगा, है ना। तो ये टैक्स देना ही पड़ जाएगा इनको। इसके लिए इनकी जो ये 2-3 असेट और हैं, ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएंगी।
बड़ा ही आसान। मतलब ये भी भले ओनर नहीं है लेकिन माने गए ओनर माने जाएंगे, डीम्ड ओनर, मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आदमी जो मेंबर है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ये भी घर का मालिक ही माना जाएगा। वैसे इसके पास डॉक्यूमेंट ऑफ द ओनरशिप नहीं है। चलो फिर बात करते हैं ट्रांसफर टू स्पाउस फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। इनएडिक्वेट कंसीडरेशन मतलब मेरे पास ना इनकम टैक्स, आगे अभी ये हाउस प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक आदमी के पास दो घर होते हैं ना, तो एक घर को अपने आप लेट आउट मान लिया जाता है, चाहे आपने किराए पे ना भी चढ़ाया हो, है ना। तो अपने आप आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा बिना वजह। तो लोग चतुर हैं, लोगों के पास दिमाग है, लोगों ने क्या सोचा, एक काम करता हूं, मेरे नाम पे क्यों दो घर रखूं। मेरा दो घर था, मैंने शादी करी, अपनी वाइफ के नाम पे एक घर ट्रांसफर कर दिया, और पैसे जानते हो कितना लिया, 5 रुपए। आपको याद हो तो मैं आपको याद दिला रहा हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, नल हो जाता है, वाइड हो जाता है। और हमने तो 5 रुपए दिया ना। कंसिडरेशन में ऐसा नहीं लिखा है कंसिडरेशन शुड बी अप्रोप्रिएट, ये इनएडिक्वेट भी होगा चलेगा। हम दोनों राजी हैं, कोई क्या कर सकता है, 5 में हमें बेचना है, 5 रुपए लेके इसी को बेचूंगा, बिक सकता है। तो अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के बदले मैंने अपनी वाइफ को या मेरी वाइफ ने मेरे को घर ट्रांसफर कर दिया हो, तो वो भी घर का मालिक जिसने ट्रांसफर किया वही माना जाएगा। मान लो मैं अपना घर अपनी वाइफ को मैं ट्रांसफर करता हूं फॉर 5 रुपए, जो कि इनएडिक्वेट है, तो इस घर का मालिक मेरी वाइफ की मैं खुद, मैं ही मालिक बन जाऊंगा इस घर का। अगेन भले ही उसके नाम पे ओनरशिप है बट मालिक मैं हूं, क्योंकि मैंने होशियारी करी है इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ। चलो ट्रांसफर टू द चाइल्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अच्छा चलो वाइफ को तो मैंने किया ही किया, मैं सोचा वाइफ को रोक दिया इन्होंने, मैं सोचा एक काम करते हैं, बच्चे को ट्रांसफर कर देते हैं ना, बच्चा तो अपना ही है, इसको ट्रांसफर करे चाहे हमने रखना है, बात तो एक ही होती है। तो अगर अपने बच्चे को मैं बिना किसी या थोड़े ही कंसीडरेशन, बिना किसी तो वैसे भी नल होने वाला है, बट 5-10 रुपए लेकर के ट्रांसफर कर दिया, तो ये भी हाउस मेरे ही नाम पे डीम्ड कर लिया जाएगा और मैं ही इसका ओनर माना जाऊंगा। चलो ट्रांसफर्ड एज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, है ना। अब क्या है, टोपा एक्ट के अंडर में जो ट्रांसफर किया हो वो भी मान लिया जाता है डीम्ड ओनर। जो भी ट्रांसफर टोपा एक्ट के अंडर अंडर में हुआ हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, वो भी ऑलरेडी डीम्ड ओनर माना जाता है। चलो भाई बात कर लेते हैं डिस्कशन लायक, ये दो पॉइंट है, एक है इम्पार्टेबल स्टेट और दूसरा है मोर देन 12 ईयर। आप जानते हो फ्लैट्स, फ्लैट्स का ना लीज होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज होता है, किराए पे नहीं बल्कि लीज पे लेते हैं। कहते हैं कि एक काम कर लेना भाई साहब, मैं आपको ये 2 करोड़ दे दे रहा हूं और मुझे ये फ्लैट दे दो, लेकिन बेचू नहीं। ये ओनर बेचता नहीं, ये करता क्या है ना, होशियारी, ऐसा कि ये घर आपको नहीं दे रहे, घर का लीज एग्रीमेंट दे रहे हैं। एग्रीमेंट पे हो आप 100 सालों तक, जनरली ये 99 ईयर या 90+ ईयर्स के बनते हैं, 100 साल से कम, क्योंकि 100 साल के बाद ओनरशिप ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाती है। तो 100 साल से कम का पीरियड लेकर के 99 के जनरली लीज बनाते हैं, और लीज एग्रीमेंट में कर देते हैं एग्री, क्या कि आपको लीज पे दिया है। तो अगर कह रहे हैं आप होशियारी से लीज पे घर लेकर के रहते हो और 3-4 घर फंसा के रखे हो या एक ही घर जो भी होगा, तो ये घर भी आप ही का घर माना जाएगा। वो टैक्स लगेगा कि नहीं वो डिपेंड करता है कितने घर हैं आपके पास, है ना। तो इम्पार्टेबल सॉरी लीज फॉर मोर देन 12 ईयर भी आपका ओनर माना जाएगा और डीम्ड ओनर माना जाएगा। वैसे तो आपके पास कोई ओनर जैसा डॉक्यूमेंट नहीं है, बट हाँ डीम्ड ओनर होगा। चलो फिर है इम्पार्टेबल स्टेट। मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं कोई किंग हूं, पूछोगे सर आप कहां किंग हो, मैं कहूंगा अरे यार एक सेकंड मान तो लो, ठीक है सपने में ही सही मानने में ही सही, किंग हूं। मान लो मैं एक राजा हूं, राज परिवार से बिलोंग करता हूं, इधर बड़ा सा महल बना होगा, है ना, बड़ा सा महल बना होगा, ये मेरे पिताजी का, ये मेरे दादाजी का परिवार है ना, और ये मेरे दादाजी के भाई का परिवार है। दो लोग इसी महल में रहते हैं, दो राज परिवार इसी महल में रहते हैं। वैसे आजकल तो ये प्रजातंत्र चालू है, तो राजा का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन मेरे परदादाओं ने कुछ बड़ा सा महल बना के छोड़ दिया है। छोड़ दे क्या, कहा नहीं। इसको घर मान ले क्या, कहा नहीं। फिर कहा कैसे हिसाब होगा, इन्होंने बताया सिंपल सी बात है यार, ये घर हो गया होता अब तक, लेकिन रीजन क्या है, मेन रीजन ये है
कि इसको घर नहीं बना सकते, अगर ये महल डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया, दीवारें डाल दी इसके बीच में, तो ये महल छोटा सा कमरा और फ्लैट बन के रह जाएगा, तो महल का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। तो जो कि इस तरह के स्टेट है ना, स्टेट इम्पार्टेबल है, जिसको बांट नहीं सकते, बंटवारा योग्य नहीं है, इन असेट्स के भी डीम्ड ओनर हम भी हैं और हमारे दादाजी के भाई के परिवार वाले भी हैं। मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल, बड़ा आराम का कॉन्सेप्ट था और आपको बखूबी समझ में आया। ये बीच में ट्रेन वेन आएगी, थोड़ा सा प्लीज टॉलरेट कर लेना, बिकॉज मेरा जो ये रेसिडेंस है ये रेलवे ट्रैक के जस्ट साइड पे है, तो हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के। आपने कहा कि आप बीच में मुझे रोको, सर 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 आपने कहा था हम रटवा देंगे, आप ये गलत कर रहे हो, निकल रहे हो। मैंने कहा जस्ट वेट इट, है ना। मैं अब आपको पूछ रहा हूं एक मेमोरी टेक्निक, मेमोरी टेक्निक एक दूंगा और खटाक से याद हो जाएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, यकीन मानो 1 सेकंड नहीं लगने दूंगा, याद करा के छोड़ूंगा। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, क्योंकि जितना मेमोरी टेक्निक मैं मानता हूं, जितना ही आप सिली हाइपोथेटिकल सिचुएशंस लोगे, उतना ही आसानी से आप याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, टाइम नहीं लगेगा। मान लो एक पति और पत्नी है, ये दो लोग हैं, ये पत्नी और ये पति, इन दोनों के बीच में हो गए झगड़े, इन दोनों के बीच में हो गए झगड़े। अब क्या होएगा, अब ये पत्नी चाहती है कि आधी आधी संपत्ति का बंटवारा करो, ये पति कहता है चलो ठीक है कर देते हैं, है ना। तो अब ये पति फंस गया है, ये क्या कह रहा है, मेंबर होने के नाते, आप लिख सकते हो मेंबर होने के नाते, मतलब मेंबर होने के कारण वाइफ और बच्चा स्टेट का डिमांड करेंगे, संपत्तियां मांगेंगे, स्टेट का डिमांड करेंगे। तो एक काम करना है, बड़ा फ्रॉड हस्बैंड है, ये क्या कहता है, कुछ नहीं कुछ नहीं, लीज पे लेने का और टोपा पहनाने का। तो चलो मेरे साथ बोलो, मेंबर होने के नाते वाइफ और बच्चा क्या करेंगे, स्टेट का डिमांड करेंगे। तो एक काम कर लेना, लीज पे लेना और टोपा पहनाना, मतलब वो जो टोपी पहनाना होता है ना, टोपा पहनाना, वहां से आया। चलो इसको देखते हैं, अब इसमें कहां कहां क्या क्या आ रहा है, मेंबर 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 होने के नाते, मतलब मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कहां का मेंबर होगा, मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। वाइफ और बच्चा स्टेट का डिमांड करेंगे, ट्रांसफर टू द वाइफ फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, बच्चा मींस क्या, चाइल्ड, तो ट्रांसफर टू द चाइल्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन याद आएगा। फिर क्या है, स्टेट डिमांड करेंगे, तो इम्पार्टेबल स्टेट, और क्या, फिर है लीज पे लेने का, लीज फॉर मोर देन 12 ईयर एंड टोपा पहनाने का, तो ट्रांसफर एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। फिर से मैं उसके सामने जानबूझ के खड़ा हूं, जो मैंने कंटेंट लिखा है आप मेरे साथ बोलना शुरू कर दो। क्या, मेंबर होने के नाते वो झगड़े हुए थे, याद है ना, फिर से बोलू, झगड़े हुए थे, तो मेंबर होने के नाते वाइफ और बच्चा स्टेट का डिमांड करेंगे, तो क्या करना है, होशियारी से काम करना है, लीज पे लो और इनको टोपी पहनाओ, टोपी इन द सेंस टोपा, मेंबर मतलब मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, डीम्ड ओनर माना जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है, वाइफ, वाइफ ट्रांसफर टू द वाइफ फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, ये भी डीम्ड ओनर माना जाएगा। फिर क्या है, बच्चा, बच्चा मतलब क्या, चाइल्ड, चाइल्ड को ट्रांसफर किया हो फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, तो भी डीम्ड ओनर आप ही हो। फिर है स्टेट का डिमांड करेंगे, तो इम्पार्टेबल स्टेट हुई, राजा महाराजाओं की संपत्तियों को बांट नहीं सकते, इसलिए ये भी क्या है, डीम्ड ओनर। चलो फिर क्या है, लीज पे लेना है और टोपा पहनाना है, तो लीज फॉर मोर देन 12 ईयर अगर होगी तो डीम्ड ओनर आप ही हो, और साथ ही साथ में ट्रांसफर कोई भी हो एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, तो आप कौन हो इस घर के, मालिक हो, डीम्ड ओनर माने जाओगे। मेरे ख्याल से आसान था और समझ में भी आया। कोई दिक्कत यहां तक कुछ हो तो बताओ, अगर ना हो तो मैं आगे बढ़ जाता हूं।
कैसे बताओगे? बताने का सिंपल तरीका या तो कमेंट कर दो, या तो हमारे नंबर पे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमारे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आओ आगे मूव करते हैं इसी टॉपिक को लेकर के। इस टॉपिक को सॉल्व करने का एक खास फॉर्मेट है। फॉर्मेट कैसा? फॉर्मेट वो, इस टॉपिक में इनकम निकालेंगे ना, ये कहानियां बस थोड़ी थी, भूल गए? ये कहानियां बस नहीं थी। इसमें क्या करना था, अपने को इनकम कंप्यूट करना है, और इनकम कंप्यूट करने का तरीका अभी मैंने कहा बताया, अब मैं बताने जा रहा हूं। इसका एक फॉर्मेट है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट क्या करता है? वो फॉर्मेट सिंपली आपको कैसे क्या क्या निकालना है उसके लिए बनाना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। पहला आपको लिखना है एनुअल वैल्यू। कुछ तो एनुअल वैल्यू आएगी, सब पे डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। स्टार मार्क कर दे रहा हूं, मतलब डिस्कस करना बाकी है। इसमें से माइनस कर देना एरियर ऑफ रेंट। एरियर ऑफ रेंट, वो किराया जो मिला नहीं, तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। इसमें से माइनस कर देना म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड, इस पे भी स्टार मार्क, इसको भी डिस्कस करूंगा। तो आपके पास आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू, और नेट एनुअल वैल्यू में से आपको माइनस करना है सर्टेन टाइप के डिडक्शन। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सर सेक्शन भी याद करना है क्या? मैंने कहा बिल्कुल याद करना है, और ये सेक्शन याद करना बहुत ही आसान है, बेहद आसान है। मैं तरीके बताऊंगा जो जरूरी होंगे वो रखना, सारे सेक्शन पढ़ना, ऐसा रटना किसी के लिए ना पॉसिबल है ना जरूरी है। दो सेक्शन लिखे हैं, सेक्शन 24A, सेक्शन 24B। ए क्या कहता है? सेक्शन 24A किसके बारे में बात करेगा? सेक्शन 24A कहता है डिडक्शन लेना एट द रेट ऑफ 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, इस वैल्यू का 30% ले लेना। सेकंड बी में क्या बात होती है? इंटरेस्ट ऑन बारोड फंड। किस पे इंटरेस्ट? बारोड फंड पे। ये कौन सा पैसा होता है? ये वही पैसा है जिसको लेकर के घर बनाया गया था, है ना? तो इसके बाद आपके पास इनकम आएगी या फिर लॉस आएगा फ्रॉम द एचपी, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस या हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, है ना? तो एक एक करके पहले कॉन्सेप्ट समझा लेता हूं, फिर इनमें डिटेल वाइज जाता हूं। एनुअल वैल्यू क्या? इस घर का साल भर का एनुअल किराया कितना बनता है, माइनस कितना मिला नहीं, तो आ जाएगा ग्रॉस। और ग्रॉस में से कुछ खर्चे जो इस घर के लिए किए गए हैं, म्युनिसिपल टैक्स दिया गया है, इसको माइनस करना, तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। और नेट एनुअल वैल्यू में से दो खर्चे घटा देना अंडर सेक्शन 24A एंड 24B। पूछो तो जरा सर, आज आप 24 का सेक्शन का याद कराने का तरीका नहीं बता रहे हो। मैंने कहा एक ही दिन में सारा सीखना है क्या? इसके लिए मैं अगले लेक्चर में इसका सेक्शन रटवाने का, सेक्शन के लिए निमोनिक मेमोरी टेक्निक दे दूंगा। ठीक है, तब तक आओ इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द एनुअल वैल्यू? तो एनुअल वैल्यू निकालने का तरीका आपकी बुक में दिया हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा पेचीदा। हम लोग करेंगे अलग तरीके से। कैसे अलग तरीका? अपना क्या होने वाला है, चार वैल्यूज दी होंगी आपके क्वेश्चन में हमेशा। एक होगी फेयर वैल्यू, सेकेंड इज द म्युनिसिपल वैल्यू, एंड थर्ड इज द स्टैंडर्ड वैल्यू, एंड फोर्थ इज द एक्चुअल वैल्यू। क्या क्या दिया होगा? फेयर वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। इन चारों वैल्यूज के बारे में मैं पहले बता दूं ये क्या है, बिकॉज बुक में केवल ये देके खाली हो गया है, तो मैं इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर दूं क्या एक बार? चलो कर देता हूं। फेयर वैल्यू का मतलब क्या? फेयर वैल्यू, फेयर मतलब होता क्या है? उचित। फेयर मतलब होता है उचित। उचित वैल्यू क्या आएगी इस घर की? तो आप कहोगे सर आसपास के घरों का जो किराया मिल रहा है दैट इज द उचित किराया। मैंने कहा वेरी गुड, यही होता है ना? तो आसपास पड़ोस मोहल्ले के किराए का जो अमाउंट आता है लगभग वही उचित आपके भी घर का होना चाहिए। फिर म्युनिसिपल वैल्यू क्या है? तो मैंने कहा नगर पालिका होती है ना, नगर पंचायत या नगर पालिका, इन्होंने कुछ डिसाइड कर रखा होता है कि इतना वैल्यू तो इस घर की है ही है। नगर पंचायत ने जो वैल्यू डिसाइड किया दैट इज द म्युनिसिपल वैल्यू।
वो क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू है। नगर पंचायत की डिसाइडेड वैल्यू इज द म्युनिसिपल वैल्यू। फिर आते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू पे। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, फिर स्टैंडर्ड वैल्यू देखो, एक रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, उसमें स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर द हर शहर डिसाइड होता है। हर एक शहर का कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होता है कि इतने स्क्वायर का, ये स्क्वायर फीट का अगर ये मकान हुआ तो इस घर का ये इतना किराया होना चाहिए, तो उससे मिल जाता है। एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, वो किराया जो मिलने वाला है, दैट इज द एक्चुअल। तो चारों वैल्यू का मतलब मेरे ख्याल से आपको क्लियरली समझ में आ गया। क्या क्या, फेयर वैल्यू वो वैल्यू है जो आसपास में चल रहा है, म्युनिसिपल वैल्यू वो है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बताया है, स्टैंडर्ड वैल्यू वो है जो रेंट कंट्रोल एक्ट कानून ने डिसाइड किया है, और एक्चुअल वैल्यू वो है जो मिलने को तैयार है ना। ये चार वैल्यूज हम समझ गए। अब इनके बारे में रूल समझते हैं, इनसे कैसे निकलेगा हमारा एनुअल वैल्यू। अब देखो, हम इसके लिए एक अपना अलग ट्रिक बनाए हैं, वो आपको डिस्क्लोज करना चाहते हैं। इन दोनों के बीच का ले लेना हाई, और इन दोनों के बीच का ले लेना लो, और इन दोनों के बीच का ले लेना हाई। आप कहोगे सर ये क्या हाई लो हाई चल रहा है, मैंने कहा यस, आपके इनकम टैक्स के रूल्स में लिखा है कि आपको पहले कंपेयर करना है। इन द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू कंपेयर फेयर वैल्यू विद द म्युनिसिपल वैल्यू एंड टेक द विच एवर इज हायर। वो वैल्यू ले लो जो सबसे बड़ी है। तो आसान है ना, इन दोनों के बीच का मैंने हाई ले लिया, हाई, यही इन्होंने कहा। और कहा जो इस दोनों के हाई का रिजल्ट आया, रिजल्ट, इसको कंपेयर करके स्टैंडर्ड वैल्यू से लोअर वैल्यू ले लो। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि देन कंपेयर दिस वैल्यू एंड स्टैंडर्ड वैल्यू एंड टेक विच एवर इज लोअर। मैंने कहा ठीक है। तो लोअर हमने बना लिया अपना तरीका। और तीसरा तरीका है, इन्होंने कहा कि जो ये वैल्यू आई है इसको कंपेयर करके एक्चुअल से हायर ले लेना। तो मैंने कहा यार इतना कॉम्प्लेक्सिटी में स्टेप वाइज आपको जाने के लिए मैं कहूं, इससे तो बेहतर है मैंने ऐसा फॉर्मेट बना देना है और आप रखो और आंसर लेते जाओ। आसान लग रहा है कि नहीं, शायद आपने ऐसा ना सीखा हो, है ना, आपके टीचर ने वैसे स्टेप वाइज सिखाया हो, तो कोई नहीं, ऐसा भी एक तरीका है जो ज्यादा आसान आपको लगेगा। अगर ये लग रहा है तो आप यही अप्लाई करना, क्वेश्चन आपके होते चले जाएंगे, है ना। अब आप पूछो सर कैसे समझें, मैंने कहा एक सेकंड रुक जाओ। मैं एक बुक यूज कर रहा हूं, बुक के राइटर है एससी मेहरोत्रा साहब, ये 61st एडिशन है। इसी का इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैं पिकअप कर रहा हूं, है ना। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कहता है, मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ 3 हाउसेस। मिस्टर एक्स भाई साहब 3 घरों के मालिक हैं, which are all let out and are not governed by the rent control act. From the following particular find out the gross annual value, है ना। रेंट कंट्रोल एक्ट लगता नहीं तो इसलिए स्टैंडर्ड वैल्यू दी नहीं होगी क्वेश्चन में। भाई जब मैं तब समझा जाऊंगा, जब मैं तब एक वोटर माना जाऊंगा देश का, जब मैं 18 की उम्र पूरा कर चुका हूं। और कह रहे हैं 18 की उम्र पूरी नहीं किया है तो कैसे पता चलेगा कि वोटर है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू तब आती है जब रेंट कंट्रोल एक्ट लगता होगा। देख लेना क्वेश्चन में ना दिया होगा। एक घर का उठाता हूं, 2 घर का आप सॉल्व कर लेना अगर आपके पास बुक हुई तो। और इस बुक का अगर आपको पेज चाहिए तो अपने यार दोस्तों से ले लेना, अदरवाइज ये बुक मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ले सकते हो, है ना। या कोई सी आपके पास बुक हो उसको रेफर कर लेना, कोई मेरा इसमें फायदा नहीं है। चलो तो इस बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, फेयर म्युनिसिपल वैल्यू इज द 30,000, केस नंबर 1 ले रहा हूं। म्युनिसिपल वैल्यू इज द 30,000, फेयर रेंट इज द 36,000, एक्चुअल रेंट इज द 20,000। मैंने कहा पहले लेते हैं फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना है, 36। चलो म्युनिसिपल रेंट कितना है, 30,000, और इसमें कुछ दिया नहीं है तो एक्चुअल रेंट दिया है कितना, 32,000। क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान है, बेहद आसान है। इस रूल से क्या करेंगे, जो चीज दी नहीं है उसका स्टेप कट कर देंगे। तो स्टैंडर्ड वैल्यू दी नहीं है इसलिए ये वाला स्टेप हम काउंट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये वैल्यू नहीं है तो किससे कंपेयर करें। चलो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, हायर ले लेंगे। हायर क्या आता है, 36, 36,000 हमने ले लिया। अब इन दोनों के बीच का ये लोअर लेना है क्या, बिल्कुल गलती मत कर देना मेरे भाई, नहीं लेना है। आपको लेना क्या है, इन दोनों के बीच का हायर, क्योंकि ये नहीं आएगा। देखो इसको बंद करके तो फिर से हायर लेना है ना। तो 32 और 36 में हायर क्या होता है, 36,000। क्वेश्चन यही कह रहा है कि एनुअल वैल्यू बताओ, हमने बता दिया। आसान था क्या।
बताना इतना ही आसान है, यकीन मानो। ये सारे शब्दों का मतलब अगर आप समझ गए तो ये हाउस प्रॉपर्टी आपका पक्का पक्का कंप्लीट हो गया है, पूरी तरह से तैयार है। तो इसके रिगार्ड में आज हमने काफी कुछ डिस्कशन किया, थियरी समझी, ओनर समझा, डीम्ड ओनर समझा, हाउस प्रॉपर्टी की मीनिंग समझी, फॉर्मेट को देखा, है ना, फॉर्मेट में एक दो आइटम भी क्लियर किए, और ये कैसे एनुअल वैल्यू निकलता है वो भी समझे। तो आई होप कि आज का काफी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, या कोई भी सजेशन हो, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हो, या फिर हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या कुछ भी पूछना हो ना तो कॉल कर सकते हो, बिल्कुल बेझिझक। मैटर नहीं करता आप हमारे स्टूडेंट हो कि नहीं हो, कहाँ से हो, किस टेरिtoriयल बाउंड्री नहीं लगती अपने को। हाँ, ये बड़ा फायदा है यूट्यूब का। कहीं से भी हो आप, दिल्ली, पंजाब, मेरठ, कहीं से भी हो, खट से कॉल करो, मैं झट से रिप्लाई करूंगा, है ना। तो ऐसा होने वाला है अपना कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, योर हेल्थ, योर फैमिली एंड योर स्टडीज। बाय बाय।